स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं डाइजोनियम साल्ट का। और 101% मैं बोलता हूं भाई इस सेक्शन से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आता ही आता है। चाहे आपका डाइजोनियम साल्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, उसके अंदर इससे बाहर जो सेक्शन है मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम डाइजोनियम साल्ट की, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं डायजोटाइजेशन के द्वारा। एक हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे डायजोटाइजेशन का क्या होता है। तीसरा जो है प्रिकॉशंस क्या क्या रखने पड़ते हैं हमें डाइजेशन के दौरान। स्टेबिलिटी जो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं डाइजोनियम साल्ट की, और कौन कौन से एविडेंस हैं डाइजोनियम साल्ट के लिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेन जो फोकस रखेंगे, इनमें सबसे जो मेन है आपका मैकेनिज्म और प्रिपरेशन है। ठीक है, प्रिकॉशन जो है, जो आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाते 1 मार्क्स वाले या 2 मार्क्स वाले, उसके अंदर आपका प्रिकॉशन भी आ सकता है। हाँ, स्टेबिलिटी कई बार पूछ ली जाती है, और लास्ट में मैं आपको एविडेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट जो की जाती है, किस प्रोसेस के द्वारा की जाती है, उस प्रोसेस का नाम होता है डाइजोनियम साल्ट। क्या होता है? डाइजोनियम साल्ट। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में। टेम्परेचर जो रखा जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और उस दौरान जो है जब NaNO2 डाला जाता है तो इन सिटू फॉर्मेशन होती है HONO यानी नाइट्रस एसिड की। अब ये इन सिटू फॉर्मेशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है समझने का। कहीं पे भी अगर आप ये दो वर्ड देखते हो, इन सिटू और एक एक्स सिटू, उसका मतलब क्या है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डाइजोटाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है डाइजोटेशन? इट इज डिफाइंड एज द process in which diazonium salts are prepared. Diazonium salts are prepared by treating primary aromatic amine, by treating primary aromatic amine with नाइट्रस एसिड। अब याद रखेंगे, यहाँ पे विद नाइट्रस एसिड तो लिखा है मैंने, फार्मूला HNO है, लेकिन एक लाइन और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या लिखेंगे ऑब्टेन्ड इन सिटू। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन्ड इन सिटू फ्रॉम NaNO2 एंड मिनरल एसिड्स लाइक HCl और H2SO4 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर मेन हम फोकस करते हैं। इसने बोला प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, में एक बार लिख लेता हूं, ये हमारी बेंजीन हो गई। बेंजीन के साथ में जो हमारा NH2 जो हो गया अमीन ग्रुप हो गया। इसका जो नाम आपको पता है भाई सभी को, क्या होता है? एनिलीन। क्लियर है? अब उसने क्या बोला? प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन विद नाइट्रस एसिड ऑब्टेन्ड इन सिटू। इसका मतलब क्या है, जो HONO इसके साथ रिएक्ट करेगा वो हमने डाला नहीं है, वो इन सिटू मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म होगा। इन सिटू कैसे फॉर्म होगा? जब NaNO2 और मिनरल एसिड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पर फोकस क्या है, जो HONO इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, वो HONO जो है हमने बाहर से नहीं ऐड किया है। इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शन व्हेन NaNO2 एंड मिनरल एसिड्स रिएक्ट विद ईच अदर। तो यहां पर क्या होगा, हमारा प्रेजेंस किसकी दिखाएंगे हमें? NaNO2 और मान लिया HCl ले लेते हैं। टेम्परेचर क्या होगा हमारा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से होता क्या है, ये N और ये Cl इस N के साथ अटैच होते हैं, बनता क्या है हमारा? बेंजीन बनाएंगे, और इसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये जो प्रोडक्ट बनाया, अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया भाई यहां से N और यहां से Cl। अब ये बना कैसे है, उसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म का पता होना चाहिए।
मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे देखते हैं, फिलहाल आपको यही याद रखना है। यहाँ पर अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो भी आपका काम चलता है। अगर आप एरो लगा करके NO2 और HCl लिख देते हो, या यहाँ पर भी प्लस में NaNO2 प्लस HCl लिख देते हो और यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते हो तो भी आपकी रिएक्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर HONO लिखने का मतलब क्या है कि ये किससे फॉर्म हुआ है, इन दोनों से फॉर्म हुआ है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान देना है वो हमारा क्या है कि इसके अंदर जो N2Cl बना है उसके अंदर जो Cl और N आया है वो हमारा किससे आया है, नाइट्रस एसिड से आया है। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। अब जैसा कि मैंने बताया भी इसके अंदर HCl जो है हमारा मिनरल एसिड बेसिकली क्या होते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक से हमें प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग से प्राप्त होते हैं। तो मिनरल एसिड हमने यहाँ पे या तो HCl डाला था या फिर H2SO4 डाला था। तो यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे हम, जो HCl टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एनायन को नहीं ले रहे हम, H पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये HONO के साथ, HONO के साथ। अब यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन को लोन पेयर की जरूरत है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा, क्या बनाएगा HO। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके साथ अब कौन जुड़ गया है, O के साथ H, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा N डबल बॉन्ड O। क्लियर है? अब हमें पता है भी ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर कभी भी क्या नहीं रखना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा। तो इमीडिएटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो क्या निकलेगा भी यहाँ से हमारा -H2। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बच गया, N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इस नाइट्रोजन के पास से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल गया H2। तो इस NO के मैं नीचे में क्या लिख दूंगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर अगर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, अब स्टेप 2 के अंदर वो अटैक करेगा किसके ऊपर है, जो हमने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया था। क्या था हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, बेंजीन रिंग, उसके साथ में हमारा NH2, ठीक है, और इसके पास क्या प्रेजेंट है कि लोन पेयर। अब इसके पास में कौन आएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम इसका, नाइट्रोसोनियम, N इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ऑक्सीजन ने दिए थे, इस नाइट्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत, उसको कहाँ से मिल सकते हैं, इस नाइट्रोजन से मिल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा, क्या बनाएगा, इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था भाई मैंने, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या बनाएगा, बेंजीन, यहाँ पर NH, इसका बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब ये जो नाइट्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, सेम केस यहाँ पे है, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर -H पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर ले आएगा बॉन्ड पेयर को। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन, इसके साथ में क्या आ गया हमारा NH, N डबल बॉन्ड O। क्लियर है? अब ये क्या करेगा भाई, फिर से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारी किसकी प्रेजेंस है, एसिड की प्रेजेंस है। फिर से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को अब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे मिलेंगे, इस ऑक्सीजन के पास से मिलेंगे, तो इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ये क्या बनाएगा, बेंजीन, NH, N डबल बॉन्ड O,
H, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा तो इसको अटैच करेगा तो OH बन गया, लेकिन क्या होगा, OH पॉजिटिव। अब यहां पर भी यही हुआ था, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो इमीडिएटली, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी क्या रखना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब इस नाइट्रोजन का क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन को तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है यहां से शिफ्ट होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा, माइनस H पॉजिटिव, क्या बन गया हमारा, बेंजीन। यहां पर क्या आ गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड N हो गया, यहां पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड और OH। क्लियर है, यहां तक ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे कि H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, तो क्या बनाएगा, बेंजीन, इस प्रकार से। फिर यहां पर N डबल बॉन्ड NOH2, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, ये इसके साथ चलेगा, क्या बना दिया, OH2 पॉजिटिव। जैसा कि पहले भी हुआ था, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, तो इमीडिएटली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन को, क्या निकल जाएगा इसके अंदर से, H2O, और यहां पर क्या बन जाएगा भाई हमारा, बेंजीन रिंग, और उसके साथ में यहां पे क्या आ जाएगा, क्या बच गया हमारा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास यहां पे क्या था, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड था, एक लोन पेयर ही आ गया, तो यहां पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव होगा हमारा, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया भाई हमारा, डाइजोनियम साल्ट। अब जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है तो H के साथ Cl भी होता है, तो यहां पर ऑटोमेटिक इसके साथ Cl आ जाता है और बेंजीन के साथ N2Cl बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, डाइजोनियम आयन, किसकी फॉर्मेशन होगी भाई हमारी, डाइजोनियम आयन की। क्लियर है। अब ये जो मेथड हमने किया है भाई, ये जो मेथड है इतना इजी नहीं है, इस मेथड के दौरान हमें जो है सर्टेन प्रिकॉशंस जो है वो रखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे मेन जो प्रिकॉशन होती है कि इस रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर है वो हमेशा कितने से कितने के बीच रहना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर 5 डिग्री से ऊपर चला गया तो क्या होगा, तो भाई हमारा डाइजोनियम साल्ट नहीं बनेगा, हमारा फिनोल बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, टेम्परेचर शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अबव 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज फिनोल विल बी फॉर्म्ड, नहीं तो क्या बन जाएगी भाई हमारी, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, C6H5Cl प्लस में वाटर डालेंगे, अगर टेम्परेचर क्या हो ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर किस में टूटा, H पॉजिटिव H नेगेटिव, यहाँ से HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H5OH। तो पहली प्रिकॉशन क्या होगी भी हमारी, टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 डिग्री से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए, टेम्परेचर किसके बीच रहना चाहिए, 0 से 5 डिग्री के बीच। दूसरा जो प्रिकॉशन है यहीं पे लिख लेता हूं मैं, कि रिएक्शन के दौरान जो HONO की फॉर्मेशन है, नाइट्रस एसिड की जो फॉर्मेशन है, वो कभी भी एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्सेस में होगी ना तो वो हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इंटरफेयर करेगी। तो सेकंड क्या लिखेंगे, इफ excess of HONO is formed, it interfere with reaction of डाइजोनियम साल्ट। कैसे भाई, जैसे NH2CO NH2 है, अगर यहाँ पर HONO एक्सेस में होगा तो ये N और ये N कौन सी गैस निकाल देंगे, N2 प्लस में क्या निकल जाएगा, 3H2O, और कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2। तो जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि N2 जो है वो निकल जाएगी। क्लियर है। और लास्ट जो थर्ड हमारी है, इफ या इट डिकम्पोज
slowly even at a low temperature, कि जो डाइजोनियम साल्ट हम बनाते हैं भाई वो बहुत लो टेम्परेचर पर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट कर देता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है। हेंस इट मस्ट बी यूज्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके भी जो हमने डाइजोनियम साल्ट बनाया है उसको हमने जो है यूज कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो है वो थोड़े टाइम के बाद किसी काम का नहीं बचेगा। क्लियर है? तो इसलिए ये जो है जो भी हम डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं उसको हमने विद इन फ्यू डेज जो उसको यूज कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा दिन तक हम उसको रखते हैं तो वो एक्सप्लोजिवली या डिकम्पोज हो जाएगा स्लोली। क्लियर है? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब डाइजेशन की जाती है तो उसके दौरान जो एसिड यूज हो जाता है हमारा, उसके लिए हमें 3 मोल ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होता है। 3 मोल ऑफ एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर डाइएजोटाइजेशन। वाही क्या आता है क्वेश्चन है, वाही कि डाइएजोटाइजेशन के दौरान हमें 3 मोल जो एसिड है, मिनरल एसिड है, चाहे वो HCl है चाहे वो H2SO4 है, वो 3 मोल तो मिनिमम चाहिए हमें। क्यों? सबसे पहला जब हम बात करते 3 मोल की तो जो 1 मोल ऑफ एसिड है, 1 मोल ऑफ एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड फ्रॉम NaNO2। मैंने क्या बताया था भाई, नाइट्रस एसिड जो होता है वो इन सिटू फॉर्म होता है। इन सिटू का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो NaNO2 हम डालते हैं उसके साथ जो एसिड रिएक्ट करता है तो 1 मोल एसिड तो NaNO2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाने में ही कंज्यूम हो जाता है, यानी इन सिटू कंज्यूम हो जाता है। क्लियर है? दूसरा जो 1 मोल है जो एसिड हम डालेंगे वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा अमीन का। 1 मोल ऑफ या 1 मोल टू फॉर्म साल्ट ऑफ अमाइन। 1 मोल जो उसका किस लिए यूज करते हैं, हमें साल्ट बनाने के लिए। और तीसरा भाई जो 1 मोल बच गया, 1 मोल टू कीप मीडियम एसिडिक, ताकि जो मीडियम हो कैसा बना रहे, एसिडिक बना रहे। अब आप बोलोगे सर अगर एसिडिक मीडियम ना बना रहे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, अदरवाइज कपलिंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। जो कपलिंग रिएक्शन के प्रोडक्ट है वो उनकी फॉर्मेशन। अब आप बोले सर ये कपलिंग रिएक्शन क्या होते भी, जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है वो इमीडिएटली फिनोल के साथ रिएक्ट कर जाता है और यहाँ से HCl निकाल के इस प्रकार से कपलिंग प्रोडक्ट बनाता है। इसके जो कलर होते हैं लगभग वायलेट जो है कलर बनाता है, इसको डाइज भी बोल देते हैं इस प्रकार से। तो अगर जैसे 2 मोल यूज कर लिया तो मीडियम एसिडिक नहीं रहेगा, एसिडिक नहीं रहेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो इसलिए जो 3rd मोल जो एसिड का है उसका यहाँ पर यूज होता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की जब बात की जाती है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की, तो वहाँ पर जो मेरा विचार है वो बिक्स बुक के अंदर जो विचार रखा गया है उससे अलग विचार है। बुक के अंदर क्या बोला गया है कि जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी टेम्परेचर जो है वो 0 से 5 डिग्री, मतलब ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ आइस होती है। अब अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो जो एरिन डाइजोनियम साल्ट बनाया है वो तो इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा, इवन ये भाई एक्सप्लोजन भी कर देता है। तो बुक के अंदर क्या आंसर दिया गया है भाई कि भी एरिन डाइजोनियम साल्ट जो स्टेबल है, लेकिन मैं जो बताता हूं वो क्या है, एरिन डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल है। लेकिन वहां पर एक बात कर रखी है बुक के अंदर, उन्होंने ये नहीं बता रखा कि एरिन डाइजोनियम साल्ट ओवरऑल स्टेबल है, नहीं, उन्होंने वहां पर एक पॉइंट डाल दिया कि जो एल्काइल डाइजोनियम साल्ट बनते हैं उनके कंपैरिजन में एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल है।
मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अगर डाइजोनियम साल्ट की स्टेबिलिटी की बात की जाए भी तो होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये हमारा पॉजिटिव आया था इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया भाई, क्योंकि ये जो था ये यहाँ पे शिफ्ट कर, तो सिंगल था डबल आ गया, यहाँ पे ट्रिपल से क्या बच गया, डबल N, और ये लेके गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब रेजोनेंस होगी, ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, बाकी स्ट्रक्चर को हम सेम रखेंगे, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में ये यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। तो बुक के अंदर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी के लिए क्या दे रखी है भाई, द एरीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, अनलाइक देयर एलिफेटिक काउंटरपार्ट्स आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग, तो वहां पर इन्होंने बड़ी चालाकी से एक वर्ड लिख दिया है अल्काइल या एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, क्योंकि एलिफेटिक का जब केस आता है, RN ट्रिपल बॉन्ड NX की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर किसी प्रकार से रेजोनेंस नहीं होती है, इमीडिएटली ये टूट करके क्या बना देता है, R पॉजिटिव, प्लस में क्या निकल जाता है, N2 प्लस X नेगेटिव, तो ये जो बन गया हमारा ये क्या है, कार्बोकैटायन है। तो यहां पर जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट लागू होता है, प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट ऑफ ए अल्काइल ग्रुप हेल्प इन रिलीजिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट टू फॉर्म ए नाइट्रोजन, हेंस इट इज ए लेस स्टेबल। लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी देखी जाएगी जब भी, तो एरीन डाइजोनियम साल्ट क्या नहीं होते भी, हमारे स्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर है। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे भाई प्रोसीजर ऑफ डाईएजोटाइजेशन, क्या आएगा भाई हमारा, प्रोसीजर ऑफ डाईएजोटाइजेशन। प्रोसीजर का मतलब क्या है भाई, कि अगर आपको लैब के अंदर डाइजोनियम साल्ट बनाना पड़ जाए तो आप किस प्रोसीजर को जो है फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने बता ही दिया भाई आपको, सबसे पहले तो हम जो है क्या लेंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या डालेंगे भाई, हमें एक्सेस ऑफ HCl, यानी मिनिमम हमारे जो HCl होने चाहिए वो कितने मोल HCl डालेंगे भाई, हमें 3 मोल HCl डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे भाई, एर्लन मेयर फ्लास्क के अंदर। किसके अंदर डाले जाते हैं भाई, ये एर्लन मेयर फ्लास्क। फ्लास्क आपने देखा होगा भाई, ये साइंटिस्ट के नाम पर इस फ्लास्क का नाम है एर्लन मेयर फ्लास्क है। और फिर उस सॉल्यूशन को हम ठंडा कर लेते हैं भाई, किसके अंदर है, आइस के अंदर, ठीक है। अब जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अमीन डाल देंगे, ठीक है, और फिर हम ड्रॉप वाइज जो है उसको डालते रहेंगे और साथ में उसकी क्या करते रहेंगे, रेगुलर स्टीयरिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक क्या बन जाएगा हमारे पास, प्री रेगुलर स्टीयरिंग के साथ साथ क्या डालेंगे, प्री कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। अब क्या ऐड कर देंगे भाई, पहले से ठंडा किया हुआ सॉल्यूशन डाल देंगे सोडियम नाइट्राइट का। जैसे ये डालेंगे उसकी रेगुलर क्या करते रहेंगे, हमें स्टीयरिंग करते रहेंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर जो है वो कितने से कितने के बीच बना रहना चाहिए हमारा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड बनता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर जो रिएक्शन फ्लास्क है उसको हम आइस बाथ में डाल देंगे तो जो डाइजोनियम साल्ट है वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा और उसको हम विदाउट आइसोलेशन वहां पे रख लेंगे। लेकिन अगर हमें क्या करना है, डाइजोनियम साल्ट को उस फ्लास्क के अंदर से आइसोलेट करना है तो उसके अंदर क्या डाल देंगे, हमें या तो अल्कोहल डाल देंगे या फिर ईथर डाल देंगे। यह क्वेश्चन बढ़ सकता है अभी कि प्रोसीजर जब हम करते हैं डाइएजोटाइजेशन का और अगर डाइजोनियम साल्ट को हमने सेपरेट करना हो
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे अभी, हमें अल्कोहल या ईथर ऐड कर देंगे, जिसके अंदर डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, जो डाइएजोटाइजेशन है उसको हम ट्रीट कर दें इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमीन के साथ विद मिनरल एसिड और एराइल नाइट्राइल के साथ लगभग 0 डिग्री के ऊपर। तो जो डाइजोनियम साल्ट है या तो वो सेपरेट हो जाएंगे इमीडिएटली, या फिर थोड़ा सा ईथर उसके अंदर ऐड कर देंगे, वो तब सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से आज की इस लेक्चर के अंदर हमने भाई 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े। बेसिकली डायजोटाइजेशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी सेपरेशन कैसे करनी है, उसके एविडेंस क्या क्या हैं, और उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये यहाँ पर अभी हमारा एक सेक्शन खत्म हो जाता है डाइजोनियम साल्ट का, केवल एक सेक्शन बचता है 2 लेक्चर का, जिसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें, और आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो बार बार चैनल पर आकर के चेक ना करना पड़े कि सर ने वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी। वैसे भी मैंने आपको टाइमिंग बता रखी है, फर्स्ट ईयर के लिए सुबह 6 बजे, सेकेंड ईयर के लिए शाम को 4:30 बजे, और फाइनल ईयर के रात को 8:30 से 9 के बीच में आपकी वीडियोज़ रेगुलर आती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।